नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ लॉ सॉल सर्टिफिकेट अवैध मानव व्यापार रोधी कार्यक्रम में सर्टिफिकेट काट BLE 031 अध्ययन अवैध मानव व्यापार ब्लॉक 1 अवैध मानव व्यापार प्रस्तावना इकाई 1 अवधारणाएं एवं परिभाषाएं एक प्रस्तावना अवैध मानव व्यापार का अर्थ है धमकी या बल प्रयोग या दबाव के किसी अन्य माध्यम से अपहरण करके, ठगी से, धोखे से, शक्तियों के दुरुपयोग से या व्यक्ति की संवेदनशीलता का फायदा उठाते हुए कपटपूर्ण प्रलोभन के जरिए या बल अथवा हिंसा का प्रयोग करते हुए वेश्यावृत्ति, दास्ता, बंधुआ मजदूरी या सेवाओं जिसमें भीख मांगना, अंग व्यापार, विवाह, गोद लेना तथा बाल सैनिक शामिल है, जैसे शोषण के उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों की भर्ती, निर्वासन, अंतरण, शरण या अधिप्राप्ति करना। आज व्यापारिक यौन शोषण के लिए विशेषतः महिलाओं और बच्चों का होने वाला अवैध मानव व्यापार। विश्व में होने वाले कुल अवैध मानव व्यापार का आधे से अधिक है तथा यह अवैध मानव व्यापार का सबसे आम रूप है। बंधुआ मजदूरी इसका द्वितीय सबसे आम स्वरूप है। 18% ILO कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए भी अवैध मानव व्यापार होता है, जैसे कि घरेलू सेवा, अंग व्यापार, मिठाई की दुकानों, छोटे कारखानों, स्थापनाओं, बागानों, सैन्य एवं निर्माण स्थलों में मजदूरी, भीख मांगना तथा फूल, समाचार पत्र, पुस्तकें तथा अन्य सामान बेचना, विवाह, मेल आर्डर द्वारा दुल्हन गोद लेना तथा ऊंटों की दौड़ जैसे सार्वजनिक खेलों में 5 से 10 साल के लड़कों का प्रयोग करना, बंधुआ मजदूरी या बच्चों एवं महिलाओं की सिपाही या लड़ाकों के रूप में भर्ती जैसी सेवा या हथियारों तथा ड्रग्स के अवैध व्यापार के लिए पुरुषों की भर्ती, अश्लील, बाल प्रेमी गतिविधियों तथा सेक्स पर्यटन के उद्देश्य से भी बच्चों का अवैध व्यापार किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय ने अनुमान लगाया है कि आज संगठित अपराध के क्षेत्र में लाभ के मामले में अवैध मानव व्यापार तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है और प्रतिवर्ष कई बिलियन डॉलर का सृजन कर रहा है। अवैध मानव व्यापार से होने वाला लाभ केवल हथियार एवं ड्रग्स के गैरकानूनी धंधों से होने वाले लाभ से कुछ कम है। अवैध मानव व्यापार का अन्य गैरकानूनी गतिविधियों जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, दस्तावेजों की जालसाजी तथा तस्करी आदि से गहरा संबंध है। 1.2 उद्देश्य इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप अवैध व्यापार का अर्थ तथा विभिन्न परिभाषाओं का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। दास्ता तथा अवैध व्यापार के खिलाफ किए गए प्रयासों के मुख्य बिंदुओं को सूचीबद्ध कर पाएंगे। मानव अवैध व्यापार की पुरानी तथा समकालीन भिन्नताओं एवं समानताओं को सूचीबद्ध कर पाएंगे। अवैध व्यापार, अप्रवासन तथा तस्करी के बीच में अंतर समझा पाएंगे। भारतीय परिदृश्य में अवैध मानव व्यापार की व्याख्या कर पाएंगे और अवैध मानव व्यापार तथा वेश्यावृत्ति के बीच के संपर्कों को सूचीबद्ध कर पाएंगे। 1.3 अवैध मानव व्यापार अवधारणा का क्रमिक विकास। आज के बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में अवैध मानव व्यापार रूप बदलकर नया दास व्यापार हो गया है। इस उपमा का अर्थ है कि जिन लोगों का अवैध व्यापार किया जाता है वे ऐसी परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करते हैं जैसा कि पुराने समय में दास लोग किया करते थे। अवैध मानव व्यापार सीमाओं से ऊपर उठकर तथा विश्व के सभी देशों को प्रभावित करते हुए चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। आम बोलचाल की भाषा में अवैध व्यापार को ऐसे व्यापार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें विभिन्न नैतिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कारणों की वजह से संलिप्त नहीं होना चाहिए। अवैध ड्रग व्यापार, अवैध शस्त्र व्यापार तथा अवैध मानव व्यापार जैसे शब्दों का सृजन हुआ। अवैध मानव व्यापार की अवधारणा शोषण की उस आपराधिक प्रथा की ओर इशारा करती है जिसमें लाभ अर्जित करने के लिए मनुष्य के साथ बिकने वाली वस्तुओं की भांति व्यवहार किया जाता है। आइए देखते हैं कि अवैध मानव व्यापार की अवधारणा कैसे विकसित हुई।
अवैध मानव व्यापार की समस्या ग्रीक शहर राज्यों के समय से ही विद्यमान है। ग्रीक राज्य तथा उनकी देखादेखी अन्य मुख्यतः वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों और महिलाओं का अवैध व्यापार करते थे। ट्रैफिक अर्थात अवैध व्यापार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महिलाओं के तथाकथित गोरे दास व्यापार के संदर्भ में किया गया था तथा अवैध व्यापार का पहला ज्ञात चरण मध्यकालीन युग माना जाता है, जब प्रतिवर्ष पूर्वी प्रशिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा लत्विया से हजारों महिलाओं और बच्चों को इटली और दक्षिणी फ्रांस के दास बाजारों में बेचा जाता था। दूसरा चरण मध्यकालीन युग के अंतिम भाग तथा नवजागरण काल के आरंभ के दौरान में आया, जब मुख्यतः रूस और यूक्रेन से महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार किया जाता था और उन्हें इटली और मध्य पूर्व में दासों की तरह बेच दिया जाता था। बोस्निया, अल्बानिया तथा कॉकेशियन पर्वतों से भी दास लाए जाते थे। उनका हश्र भी इटली और फ्रांस के दास के रूप में हुआ। जब ओटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त की, तब पश्चिमी यूरोप में जाने वाला अवैध व्यापार का यह मार्ग बंद हो गया। तब पश्चिमी यूरोपीय देशों ने दासों के स्रोत के रूप में पश्चिमी अफ्रीका की ओर ध्यान देना शुरू किया। सर्बिया, अल्बानिया, बोस्निया, तुर्की, रूस तथा पूर्वी यूरोप के आधुनिक दासों ने अपने आप को मध्यकालीन युग तथा नवजागरण काल के आरंभिक समय के दासों के साँचे में ढाल लिया है। ज्यादा कुछ नहीं बदला है, सिवाय इसके कि अब ये महंगे कपड़े पहनते हैं, मोबाइल फोन रखते हैं और महंगी गाड़ियों में सफर करते हैं। रोचक बात यह है कि आज सम्मानित एवं इज्जतदार लोग अवैध व्यापार में संलिप्त हैं, जिससे इनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। समकालीन अवैध मानव व्यापार के ऐतिहासिक पूर्व लक्षण है। पुरातन दास व्यापार, गोरे दास व्यापार तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुरुषों और महिलाओं का दास्तावत परिस्थितियों में शोषण यह बताता है कि अवैध मानव व्यापार का रूप निरंतर बदल रहा है। 19वीं शताब्दी में दास्ता पर प्रतिबंध लगने से पहले पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य ने ट्रांस एटलांटिक दास व्यापार से बहुत लाभ कमा लिया था। खदानों और बागानों में काम करने के लिए दासों को पानी के जहाज़ों द्वारा अफ्रीका से अमेरिका भेजा जाता था। ट्रांस एटलांटिक दास व्यापार को समाप्त करने में ब्रिटेन मुख्य संचालक शक्ति था। ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1807 में दास्ता पर प्रतिबंध लगा दिया था। वर्ष 1833 में 1 मिलियन में से 3/4 दासों को मुक्त कराते हुए ब्रिटेन के उपनिवेशों में भी दास प्रथा समाप्त कर दी गई। इसी समय तथा इसके बाद भी कई दशकों तक ब्रिटेन ने अपनी नौसैनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे विश्व में अपनी दास्तारोधी नीति को लागू कर दिया। ब्रिटेन ने एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बल की कई विशेषताओं को आत्मसात किया। ऐसा अब तक बहुत कम ही हुआ है। गोरे दास व्यापार शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड में महिला फैक्ट्री कार्मिकों का वर्णन करने के दौरान हुई और बाद में इसका प्रयोग यूरोप में वेश्यावृत्ति के लिए गोरी महिलाओं की दास्ता के लिए किया गया। संयुक्त राज्य में चीनी अप्रवासियों को येलो पेरिल, पीला खतरा के रूप में देखा जाता था। यूरोप में अरब और ओटोमन प्राधिकारियों को गोरे दासों के व्यापारी के रूप में देखा जाता था, जो गोरी महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेल देते थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कई सरकारों ने गोरी दास्ता के खिलाफ हस्ताक्षर किए। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1904 में गोरे दासों के व्यापार के दमन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का सूत्रीकरण हुआ, जिस पर पेरिस में हस्ताक्षर किए गए और बाद में लगभग 100 सरकारों ने इसका अनुमर्थन किया। वर्ष 1904 का समझौता गोरी जाति से अन्य पुरुषों तथा लड़कों तथा महिलाओं और लड़कियों के लिए मान्य नहीं था। इसके अतिरिक्त इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो विधि प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित हो। इन सब का परिणाम यह हुआ कि अवैध व्यापार निरंतर पनपता चला गया। इसने एक अन्य संधि अर्थात 1910 का गोरे दास अवैध व्यापार प्रतिबंध अभिसमय 1910 का अभिसमय
को अंगीकृत करने के लिए प्रेरित किया। इस अभिसमय के अनुप्रयोग का क्षेत्र भी 1904 के समझौते की तरह ही था तथा गोरी महिलाओं के अवैध व्यापार और वेश्यावृत्ति और बटा या यौन शोषण के बीच का संपर्क पहले की तरह बना रहा। इनके बीच केवल एक मुख्य अंतर यह था कि 1910 के अभिसमय में राष्ट्रों से इस कृत्य को समाप्त करने तथा इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस ने अवैध व्यापार की समस्या को गंभीरता से लिया और लीग ऑफ नेशंस के अनुबंध के पाठ में अवैध व्यापार संबंधी एक प्रावधान शामिल करने का निर्णय लिया। लीग ऑफ नेशंस के तत्वाधान में अवैध व्यापार पर 2 और अंतर्राष्ट्रीय समझौते अंगीकार किए गए। इनमें पहला था महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार दमन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1921 अभिसमय। इस अभिसमय ने वर्ष 1910 के अभिसमय द्वारा निर्दिष्ट अवैध व्यापार के वर्णन की पुष्टि की। परिणामतः वेश्यावृत्ति और यौन शोषण को अवैध व्यापार के महत्वपूर्ण योजकों के रूप में माना गया। हालांकि इस अभिसमय के शीर्षक से गोरे दास शब्दों को हटा दिया गया था, यह एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इस तथ्य की किसी भी वर्ग, पंथ या नृजाति की महिलाएं, बच्चे अवैध व्यापार के शिकार हो सकते हैं की महत्वपूर्ण स्वीकृति थी। इसके अलावा 1921 का अभिसमय पिछले दस्तावेजों की तरह सिर्फ लड़कियों पर ही नहीं बल्कि लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए लागू था। दूसरा दस्तावेज था पूर्ण आयु की महिलाओं के अवैध व्यापार के दमन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1933 अभिसमय। इस अभिसमय में भी अवैध व्यापार को उसी भाषा में वर्णित किया गया जैसा कि 1910 और 1921 के अभिसमयों में किया गया था, क्योंकि केंद्रबिंदु एक बार फिर वेश्यावृत्ति और यौन शोषण पर था। इसके अतिरिक्त 1933 के अभिसमय में अवैध व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को कायम रखा गया, क्योंकि इसमें अन्य राष्ट्रों में किए गए कृत्यों को शामिल किया गया था। तथापि लीग ऑफ नेशंस द्वारा अंगीकृत की गई 2 संधियां निष्प्रभावी रहीं, क्योंकि इनमें वेश्यावृत्ति को घरेलू प्रवृत्ति के मुद्दे के रूप में देखा जाता रहा और इसलिए यह संधियां राष्ट्रों को इस प्रथा को समाप्त करने पर मजबूर नहीं कर सकीं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1949 में मानव अवैध व्यापार तथा वेश्यावृत्ति द्वारा शोषण का दमन संबंधी अभिसमय को अंगीकार किया। 1949 अभिसमय। इस अभिसमय का 49 देशों ने अनुसमर्थन किया था। यह दस्तावेज पिछली सभी संधियों का एक समेकित संस्करण था। इसके बावजूद 1949 अभिसमय कुछ मायनों में पिछली संधियों से भिन्न था। उदाहरणतः इसने अवैध व्यापार और वेश्यावृत्ति के बीच एक सुस्पष्ट संबंध निर्मित किया जिसे शोषण के रूप में देखा जाता है। अभिसमय के शीर्षक में भी यह देखा जा सकता है। इसके अलावा यह एक ऐसा दस्तावेज है जो लिंगभेद के संबंध में तटस्थ है और मानता है कि वेश्यावृत्ति के लिए पुरुष और लड़कों का भी अवैध व्यापार हो सकता है। इसके अतिरिक्त 1949 अभिसमय में राष्ट्र के अंदर तथा राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर होने वाले दोनों प्रकार के अवैध व्यापार को शामिल किया गया है। 1.4 अवैध मानव व्यापार की परिभाषा। वर्ष 1990 तक अवैध मानव व्यापार को बहुत संकीर्ण रूप में परिभाषित किया जाता था और अक्सर वेश्यावृत्ति शब्द के साथ इसकी अदलाबदली की जाती थी। इसकी सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली परिभाषा थी मुख्यतः विकासशील देशों तथा जिन देशों की अर्थव्यवस्था संक्रमण काल से जूझ रही है के व्यक्तियों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार अवैध एवं प्रच्छन्न आवागम, जिसका अंतिम उद्देश्य नियोक्ता, अवैध व्यापारकर्ता तथा आपराधिक संगठनों के साथ साथ अवैध व्यापार से जुड़ी अन्य गतिविधियों जैसे कि बलात्, घरेलू श्रम, फर्जी विवाह,
गुप्त रोजगार तथा फर्जी दत्तक ग्रहण आदि जैसे कार्य करने वालों के लिए लाभ अर्जित करने के लिए महिलाओं एवं लड़कियों को देह व्यापार या आर्थिक रूप से दमनकारी एवं शोषणकारी परिस्थितियों में ढकेलना। संयुक्त राष्ट्र महासभा 1994। यह परिभाषा अपने प्रयोजन में बहुत ही संकीर्ण पाई गई और विश्व भर की सरकारों, सिविल समाज के संगठनों तथा अन्य पंधारियों द्वारा यह महसूस किया गया कि अवैध मानव व्यापार की एक व्यापक परिभाषा विकसित करने की आवश्यकता है, जो केवल महिलाओं और लड़कियों तक ही सीमित न हो बल्कि जिसमें पुरुष एवं लड़कों को भी शामिल किया जाए। पारदेशीय संगठित अपराधों की गोचर बढ़ोतरी तथा दास्तावत परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों की दुर्दशा संबंधी चिंता के परिणामस्वरूप वर्ष 2000 में विशेषतः महिलाओं और बच्चों के अवैध मानव व्यापार को रोकने, दबाने और दंडित करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल का सृजन हुआ। इस प्रोटोकॉल ने पारदेशीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 2000 को मजबूती प्रदान की। इस प्रोटोकॉल पर पालेर्मो, इटली में दिसंबर 2000 में हस्ताक्षर किए गए। यह प्रोटोकॉल राष्ट्रों को बाध्य करता है कि वे अवैध मानव व्यापार को गैरकानूनी घोषित करें। इसमें यौन शोषण के उद्देश्य से किया गया अवैध व्यापार के अलावा अन्य प्रकार के अवैध व्यापार के बारे में भी संदर्भ है। यह प्रोटोकॉल यह विनिर्दिष्ट करता है कि परिभाषा में बताए गए माध्यमों से अवैध व्यापार के पीड़ित की भावी शोषण के लिए सहमति पूर्णतः असंगत है। संयुक्त राष्ट्र अवैध व्यापार रोधी प्रोटोकॉल, विशेषतः महिलाओं और बच्चों के अवैध मानव व्यापार को रोकने, दबाने और दंडित करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल आज अवैध व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय रूप से सर्वसम्मत परिभाषा है। भारत द्वारा भी इस नयाचार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 के अनुसार व्यक्तियों के अवैध व्यापार का अर्थ होगा किसी व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की सम्मति प्राप्त करने के लिए उसे डरा धमका कर या बल प्रयोग करके अथवा जबरदस्ती, अपहरण, धोखाधड़ी, ठगी, शक्ति अथवा संवेदनशीलता की स्थिति के दुरुपयोग या भुगतान अथवा लाभ प्रदान करने अथवा प्राप्त करने के किसी रूप का प्रयोग करते हुए शोषण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, हस्तांतरण, आश्रय देना अथवा प्राप्ति, शोषण में कम से कम दूसरों से वेश्यावृत्ति करवाते हुए उनका शोषण अथवा यौन शोषण के अन्य रूप, बलात् मजदूरी अथवा सेवाएं, दास्ता अथवा दास्ता जैसी क्रियाएं, ताबेदारी या अंगों को निकालना शामिल है। यदि उपअनुच्छेद क में इंगित किसी माध्यम का प्रयोग किया जाता है तो इस अनुच्छेद के उप अनुच्छेद क में इंगित आश्रित शोषण के प्रति व्यक्तियों के अवैध व्यापार के पीड़ित की सम्मति असंगत मानी जाएगी। शोषण के प्रयोजन से किसी बच्चे की भर्ती, परिवहन, हस्तांतरण, आश्रय देना या प्राप्ति को व्यक्तियों का अवैध व्यापार माना जाएगा, चाहे इसमें इस अनुच्छेद के उप अनुच्छेद क में इंगित माध्यमों बटा साधनों का प्रयोग न भी किया गया हो। बच्चे का अर्थ होगा 18 वर्ष की आयु से कम का कोई व्यक्ति। अवैध व्यापार की परिभाषा के व्यापक एवं सम्मिलित कार्यक्षेत्र को तथा इसके साथ साथ वेश्यावृत्ति और यौन अवैध व्यापार के निकट संबंधों को पहचानते हुए व्यक्तियों के अवैध व्यापार के पीड़ितों, विशेषतः महिलाओं एवं बच्चों के मानव अधिकार पहलुओं पर संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिवेदक ने पाया कि विश्व भर में चल रही वेश्यावृत्ति प्रायः अवैध व्यापार के तत्वों को पुष्ट करती है। ऐसा दुर्लभ ही होता है कि कोई ऐसा मामला सामने आए जिसमें वेश्यावृत्ति की ओर जाने वाले मार्ग और बटा या किसी व्यक्ति के वेश्यावृत्ति अनुभव में थोड़ा ही सही शक्तियों का दुरुपयोग और बटा या संवेदनशीलता का दुरुपयोग शामिल न हो। लिंग, जातीय, नृजातीय तथा निर्धनता पर आधारित शक्ति विषमता को शामिल करने के लिए इस संदर्भ में शक्ति तथा संवेदनशीलता का अध्ययन किया जाना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो वेश्यावृत्ति के मार्ग तथा उस जीवन के अंदर का जीवन कभी कभार ही सशक्तता या पर्याप्त विकल्पों द्वारा चिन्हित किया जाता है। निम्नलिखित 3 तत्व
प्रत्येक कॉलम से एक अर्थात कृत्य माध्यम तथा प्रयोजन मिलकर संयुक्त राष्ट्र नयाचार में यथापरिभाषित अवैध मानव व्यापार का सृजन करते हैं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। संयुक्त राष्ट्र नयाचार में अवैध मानव व्यापार के निर्धारक शब्द सम्मति को हटा दिया गया है। इस प्रकार नयाचार में निर्दोष और दोषी अथवा अवैध मानव व्यापार के जिम्मेदार और गैरजिम्मेदार पीड़ितों के बीच कोई भेदभाव न करते हुए अवैध मानव व्यापार के सभी पहचाने गए पीड़ितों की देखभाल का दायित्व राष्ट्र को सौंपा गया है। इस परिभाषा ने पीड़ित के सिर से सम्मति की अनुपस्थिति को सिद्ध करने का एक भारी बोझ कम कर दिया है, जो कि विधिक कार्रवाइयों में एक प्रमुख बाधा थी। इस परिभाषा ने अवैध मानव व्यापार को परिभाषित करने में विकल्प को अप्रासंगिक बना दिया है, क्योंकि इसमें माना गया है कि शोषण के प्रति हार मानने का विकल्प प्रायः हॉब्सन विकल्प जैसा होता है, अर्थात वह एक वास्तविक विकल्प नहीं होता अपितु बाध्यकारी परिस्थितियां ही होती है। संयुक्त राष्ट्र नयाचार के महत्वपूर्ण घटक शोषण इस परिभाषा का केंद्र बिंदु है। इस परिभाषा में आगे यह विस्तृत उल्लेख किया गया है कि नयाचार के विधिक अर्थों में शोषण के अंतर्गत क्या-क्या शामिल है। इसमें शोषण की परिभाषा को विभिन्न मत वाली अवधारणाओं के सहारे नहीं छोड़ा गया है। विशेष रूप यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि यह परिभाषा न केवल उन पीड़ितों को संरक्षण प्रदान करती है जिनके साथ जबरदस्ती की गई है अथवा जहां बल प्रयोग, अपहरण, छलकपट अथवा शक्ति का दुरुपयोग किया गया है, अपितु उन पीड़ितों को भी संरक्षण प्रदान करती है जो पीड़ित की शक्ति के दुरुपयोग अथवा संवेदनशीलता की स्थिति जैसे अप्रत्यक्ष साधनों द्वारा शोषण के गर्त में धकेले गए हैं। संवेदनशीलता की स्थिति के दुरुपयोग से तात्पर्य किसी ऐसी स्थिति के दुरुपयोग से है जिसमें फंसे हुए व्यक्ति के पास दुरुपयोग के समक्ष हार मानने के अतिरिक्त कोई वास्तविक अथवा स्वीकार्य विकल्प नहीं होता। संवेदनशीलता किसी भी प्रकार की अर्थात शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, परिवार से संबंधित सामाजिक अथवा आर्थिक हो सकती है। संक्षेप में, यह स्थिति विपत्ति की ऐसी कोई स्थिति हो सकती है जिसमें कोई व्यक्ति अपना शोषण करवाना स्वीकार कर लेता है, जैसे कि अवैध अथवा अनिश्चित आप्रवासन अथवा आवासीय स्थिति, विगत में घटित कोई यौन उत्पीड़न अथवा विगत में झेली गई हिंसा या निर्धनता की परिस्थितियां। अवैध मानव व्यापार की प्रक्रिया में आवाजाही कोई आवश्यक तत्व नहीं है। इसमें स्रोत और गंतव्य स्थान का अतिच्छादन हो सकता है, जैसे कि वेश्यालयों में जन्म लेने वाले बच्चों, जिन्हें बड़े होने पर वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है, के मामले में होता है। उनके अवैध मानव व्यापार का स्रोत, पारगमन और गंतव्य स्थान वही होता है। मामला अध्ययन बंधुआ मजदूरों के परिवार समूह में जन्मे किसी बच्चे अथवा वेश्यालय में पैदा हुई किसी बच्ची का शोषण उसी स्थान पर होता है जहां उन्होंने जन्म लिया है, परंतु आश्रय के घटक के कारण यह उनका अवैध मानव व्यापार माना जाएगा, जो बच्चे की संवेदनशीलता का दुरुपयोग करते हुए शोषण के प्रयोजनार्थ घटित होगा। 1.5 अवैध मानव व्यापार के विभिन्न स्तर। अवैध मानव व्यापार के केवल 2 स्तर हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। स्तर 1 भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय देना, प्राप्ति। स्तर 2 शोषण। 1.6 अवैध मानव व्यापार, तस्करी तथा अप्रवासन। मानवों की तस्करी, अवैध व्यापार तथा प्रवासन तीनों अलग-अलग धारणाएं हैं। तस्करी, मानवों की तस्करी से अभिप्राय उस तरीके से है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी देश में प्रवेश करता है। तस्करी में सदैव आवागमन होता है और शोषण नहीं होता। दूसरी ओर, अवैध मानव व्यापार में आवागमन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, परंतु वह सदैव शोषण के उद्देश्य से होता है। पारदेशीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के 2000 के अभिसमय को पुष्ट करने वाले भूमि, जल और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र नयाचार के अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रवासियों की तस्करी को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है।
अधिप्राप्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कोई वित्तीय अथवा भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति का किसी ऐसे देश जिसका वह व्यक्ति राष्ट्रिक अथवा स्थायी निवासी नहीं है में अवैध प्रवेश। तस्करी की उपर्युक्त परिभाषा की तुलना व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के अवैध मानव व्यापार को रोकने दमन करने और दंड देने के लिए संयुक्त राष्ट्र नयाचार में वर्णित अवैध मानव व्यापार की परिभाषा से करने पर निम्नलिखित मुख्य घटकों की पहचान की जा सकती है। प्रथम, तस्करी में अवैध मानव व्यापार की तरह बल प्रयोग अथवा छल कपट शामिल नहीं है, जो यह दर्शाता है कि तस्करी उन लोगों जिनकी तस्करी की जा रही है का एक स्वैच्छिक कृत्य है। दूसरे, तस्करों की सेवाएं उस समय समाप्त हो जाती हैं जब तस्करी किए जाने वाले लोग अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, जबकि अवैध मानव व्यापार में इसके बाद भी लोगों का शोषण किया जाता है। तीसरे, तस्करी में अंतर्राष्ट्रीय आवागम शामिल है, जबकि अवैध मानव व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर और उनके बाहर दोनों स्थानों पर हो सकता है। चौथे, तस्करी में किसी देश विशेष में अवैध रूप से प्रवेश करना शामिल है, जबकि अवैध मानव व्यापार में यह प्रवेश वैध और अवैध दोनों रूपों में हो सकता है। प्रवासन साधारणतः लोगों की आवाजाही है, यह शोषण के प्रयोजनार्थ नहीं होता और अवैध मानव व्यापार के विपरीत इसमें सदैव आवागम शामिल होता है। प्रवासन की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत प्रवासियों का शोषण हो सकता है, परंतु वे शोषण के प्रयोजनार्थ आवागम नहीं करते। अवैध मानव व्यापार और प्रवासन के बीच भेद करने वाला मुख्य घटक पूरी आवाजाही की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी का आशय है। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण होगा कि केवल प्रवासियों का ही अवैध मानव व्यापार नहीं होता, अपितु अधिकांशतः ऐसे व्यक्तियों का अवैध मानव व्यापार होता है जो प्रवासी नहीं होते। अवैध प्रवासियों के अनेक प्रकार होते हैं और इनका अर्थ प्रायः ऐसे लोगों से होता है जो उस देश जहां वह रह रहे होते हैं में विधिक स्तर के बिना निवास करते हैं। ऐसा तभी होता है जब उन्होंने देश में तस्करी द्वारा प्रवेश किया हो अथवा वे वैध वीजा अवधि से अधिक समय तक रह रहे हों। अवैध व्यापार और अप्रवासन के बीच पैदा होने वाली गलतफहमी मुख्य रूप से तस्करी के माध्यम से आए लोगों के मानव अधिकारों के संभावित दुरुपयोग, अप्रवासन की अवैध प्रकृति होने के कारण पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़ों की कमी और इन प्रक्रियाओं को अंजाम देने में अवैध व्यापार करने वाले व्यक्ति की कुशलता के कारण उत्पन्न होती है। 1.7 भारतीय परिदृश्य में अवैध मानव व्यापार भारत के संविधान में मानवों के अवैध व्यापार को स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 14 कानून की नज़र में समानता और कानूनों द्वारा समान संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानवों के अवैध व्यापार और बलात् श्रम के इसी प्रकार के अन्य रूपों का निषेध। अनुच्छेद 24 और बताए मन के इसी प्रकार के अन्य किसी भी कारखाने, खदान अथवा किसी अन्य खतरनाक कार्य में बच्चों को रोजगार देने का निषेध। बदल आपन विसी अन्य खाना का कार्य में करों को रोजगार। भारत में अवैध मानव व्यापार की परिभाषा अवैध व्यापार से निपटने के लिए भारत में बनाया गया विशेष कानून अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 ITPA है। इसमें तीसरे पक्ष जैसे कि वेश्यालय द्वारा वेश्यावृत्ति की सुविधा प्रदान करने, यौन क्रिया के लिए अपना शरीर बेचने वाले किसी व्यक्ति को रखने, उसकी कमाई पर अपना जीवनयापन करने, किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए अधिप्राप्त करने, प्रेरित करने अथवा कहीं ले जाने और वेश्यावृत्ति के स्थान पर किसी व्यक्ति को नजरबंद रखने के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय कानून में वेश्यावृत्ति और अवैध व्यापार उस हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए होने वाले अवैध व्यापार से ITPA द्वारा निपटा जाता है।
आईटीपीए में किसी व्यक्ति का अवैध व्यापार करने की कोशिश के लिए भी सजा का प्रावधान है। अतः किसी व्यक्ति का भौतिक रूप से अवैध व्यापार किए बिना ही यह कानून लागू हो जाता है। आईटीपीए की धारा 5 में वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति की अधिप्राप्ति करने, उसे रखने और उसे प्रेरित करने के बारे में उल्लेख किया गया है। इस धारा के अनुसार वेश्यावृत्ति करवाने के लिए किसी व्यक्ति की अधिप्राप्ति करने का प्रयास करना और उसे वेश्यावृत्ति में ढकेलने का प्रयास करना भी अवैध व्यापार माना जाएगा। गोवा बाल अधिनियम 2003 ही एक ऐसी भारतीय संविधि है जिसमें अवैध मानव व्यापार के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है और यह बाल विशिष्ट भी है। संदर्भित अधिनियम के अनुसार बच्चों के अवैध मानव व्यापार का अर्थ है मौद्रिक अथवा किसी अन्य प्रकार के लाभ के लिए किसी व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की सम्मति प्राप्त करने के लिए उसे डरा धमका कर या बल प्रयोग करके अथवा जबरदस्ती, अपहरण, धोखाधड़ी, ठगी, शक्ति के दुरुपयोग अथवा संवेदनशीलता की स्थिति या भुगतान अथवा लाभ प्रदान करने अथवा प्राप्त करने के किसी रूप का प्रयोग करके व्यक्तियों की वैध अथवा अवैध तरीके से सीमाओं के भीतर अथवा बाहर अधिप्राप्ति, भर्ती, परिवहन, हस्तांतरण, आश्रय देना अथवा प्राप्ति। भारत में अन्य मुख्य आधारभूत कानून भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी है। आईपीसी की अनेक धाराएं हैं जिनके तहत किसी व्यक्ति को अवैध मानव व्यापार का अपराध कारित करने का आरोपी बनाया जा सकता है। स्वतंत्रता से पूर्व का अधिनियमन होने के कारण आईपीसी की कुछ एक विशेष धाराओं का प्रयोग ही अवैध मानव व्यापार करने वालों, दलालों और वेश्यावृत्ति के व्यापारीकरण में संलिप्त लोगों तथा वेश्यावृत्ति अथवा भीख मांगने इत्यादि के पीड़ितों की कमाई पर जीने वाले लोगों के विरुद्ध किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बलात्कार, हिंसा और अपहरण से संबंधित विद्यमान कानूनों का प्रयोग वेश्यालयों में महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति होने वाले अपराधों के लिए किया जा सकता है। देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संरक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक अन्य अधिनियम किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा यथा संशोधित किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 है। अवैध मानव व्यापार के अपराध में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। अवैध मानव व्यापार के पीड़ित व्यक्ति का शोषण, विस्थापन किसी एक देश, राज्य, गांव, समुदाय अथवा घर से दूसरे देश, राज्य, गांव, समुदाय अथवा घर में हो सकता है अथवा उसकी कोई एक अथवा अन्य परिस्थिति हो सकती है। उदाहरणार्थ, जब वेश्यावृत्ति में संलिप्त किसी महिला की बेटी को भी वेश्यालय के संचालक द्वारा वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है तो उसे अवैध मानव व्यापार माना जाएगा क्योंकि उसे अपनी माता के समुदाय की सुरक्षा से वेश्यालय के समुदाय में विस्थापित कर दिया गया है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह एक ही कमरे में हुआ है। विस्थापन भौतिक अथवा परिस्थितिजन्य, यह शोषण किसी वेश्यालय में अथवा मसाज पार्लरों, डांस बारों अथवा बियर बारों में हो सकता है। शोषण का व्यापारीकरण करना, शोषणकर्ता द्वारा इस शोषण से नगद अथवा वस्तु रूप में आय प्राप्त की जाती है, हालांकि उसका कुछ भाग पीड़ित को भी मिलता है। अवैध मानव व्यापार की पीड़ित को कभी भी सह अपराधी नहीं माना जा सकता, हालांकि उसे आय में से हिस्सा प्राप्त होता है। 1.8 अवैध मानव व्यापार एवं वेश्यावृत्ति। अवैध मानव व्यापार एक प्रक्रिया है और वेश्यावृत्ति इसके परिणामों में से एक है। आईटीपीए की धारा 2(f) में वेश्यावृत्ति को व्यापारीकरण के प्रयोजनार्थ किए जाने वाले यौन शोषण अथवा व्यक्तियों के दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है और तदनुसार वेश्या शब्द की व्याख्या की गई है। अतः यदि किसी व्यक्ति का यौन शोषण अथवा दुरुपयोग किया जा रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति उस शोषण बटा दुरुपयोग से व्यापारिक लाभ प्राप्त कर रहा है तो पहले व्यक्ति को वेश्यावृत्ति करने वाला माना जाएगा। अवैध मानव व्यापार
व्यापारीकृत यौन शोषण अथवा किसी अन्य प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से अथवा किसी भी समय भर्ती करने, अनुबंधित करने, अधिप्राप्त करने अथवा किराए पर लेने की प्रक्रिया है। अवैध मानव व्यापार कुछ अन्य प्रकार के उल्लंघनों का भी माध्यम हो सकता है, जैसे कि अश्लील सामग्री तैयार करने के लिए, यौन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बार, मसाज पार्लरों इत्यादि की आड़ में यौन शोषण के साधन के रूप में भी हो सकता है, अथवा यह शोषणात्मक मजदूरी जिसमें यौन दुरुपयोग हो भी सकता है और नहीं भी के लिए भी हो सकता है। आईटीपीए में वेश्यावृत्ति के स्थान को केवल वेश्यालय तक ही सीमित नहीं रखा गया है, क्योंकि व्यापारिक गतिविधि के लिए केवल वेश्यालय की एक ही आवश्यकता नहीं होती, अपितु इसे आवासीय परिसर, वाहन इत्यादि सहित किसी भी स्थान पर चलाया जा सकता है। भारतीय कानून में वेश्यावृत्ति को अत्यंत स्पष्ट रूप से यौन शोषण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है। आईटीपीए के अनुसार शोषण के लिए पीड़ित की सहमति अप्रासंगिक है। यह परिभाषा सुस्पष्ट रूप से दुरुपयोगकर्ता बटा शोषणकर्ता के अपराध पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि पीड़ित पर। इसमें वेश्यावृत्ति करने वाले व्यक्ति पर कोई दोषारोपण अथवा कलंक नहीं लगाया गया है। 1.9 सारांश अवैध मानव व्यापार दास्ता का ही समकालीन रूप है। व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के अवैध मानव व्यापार को रोकने, दमन करने और दंड देने के लिए संयुक्त राष्ट्र नयाचार 2000 में कृत्य, साधन और प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए अवैध मानव व्यापार को परिभाषित किया गया है। मानवों की तस्करी और प्रवासन अवैध मानव व्यापार से भिन्न है। भारतीय संदर्भ में अवैध मानव व्यापार की परिभाषा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और गोवा बाल अधिनियम 2003 में दी गई है। भारतीय कानूनों में अवैध मानव व्यापार को तीसरे पक्ष द्वारा किए जाने वाले ऐसे कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है जो वेश्यावृत्ति अथवा अन्य प्रकार की अधम गतिविधियों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। अवैध मानव व्यापार साधन बटा प्रक्रिया है, जबकि वेश्यावृत्ति उसका परिणाम बटा अवैध मानव व्यापार का अंतिम चरण है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।